पीरियोडिक टेबल की कहानी को बढ़ाते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT-JEE। अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और दो पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, उस पर हम पहले बात कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी अच्छा टॉपिक है, लगातार क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, तो उसका अपन फील लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है यार, कई बार आप YouTube पर सर्च करते हो ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपको दिया जाता है कि बेस्ट ट्रिक्स ये हैं, 10 मिनट में आप IP सीख लें। देखो रियलिटी ये है कि अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। अगर आपको नीट JEE लेवल का पढ़ना है भाई तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। उस लेवल का पढ़ना है तो उतना टाइम तो लगेगा यार, जो आपको मिनिमम टाइम मिलना चाहिए उस टॉपिक के लिए उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो 10 मिनट में मैं IP पढ़ लेता हूं, 10 मिनट में मैं EA पढ़ लेता हूं, ठीक है, वैसा नहीं होता है भाई। ठीक है, उस लेवल का चीजें आपको मिलेंगी नहीं उस वीडियो में। अगर 10 मिनट के वीडियो देखोगे तो उस लेंथ के आपको वीडियो मिलने चाहिए। छोटे वीडियोस हों लेकिन उसके पार्ट होने चाहिए थोड़े से। ठीक है, तो ऐसी गलत फहमियों में ना आइए, ठीक है, क्योंकि आप आएंगे तो भाई वहां पर सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे आप EA से डिफाइन करते हो। इसका एक और दूसरा भी नाम है, इसका दूसरा नाम कहा जाता है भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या नाम कहा जाता है भाई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है इसे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे आप डेल्टा HEG से डिनोट करते हो। ठीक है, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज है भाई, EG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा H का मतलब होता है एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो दो सेम वर्ड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसे कुछ लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम से समझ आ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है। अगर लगाव, एफिनिटी का सिंपल सा मतलब होता है लगाव। अब एटम की इलेक्ट्रॉन के प्रति कितनी एफिनिटी है, तो वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। जैसे कि समझना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जैसे आपके पास एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम अकेला पड़ा हुआ है। ठीक है, एकदम वीरान पड़ा हुआ है, एक के पास न्यूट्रल, गैसियस और आइसोलेटेड एटम है। आप उसे क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाओ भाई, एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, X नेगेटिव गैसियस बनाएगा और कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। अब इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन के प्रति कितनी एफिनिटी है, कितना लगाव है, उससे आप एनर्जी के टर्म में नापते हो। मतलब आपके पास ऐसी कुछ यूनिट होनी चाहिए। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, अब मेरी उसके प्रति कितनी एफिनिटी है, मैं किससे नापता हूं उसे? मार्क्स से नापता हूं कि भाई मैं JEE का टेस्ट सीरीज लगा रहा हूं तो उसमें मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो इसलिए मेरी जो एफिनिटी है केमिस्ट्री या फिजिक्स के लिए वो इतनी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए इस एटम की कितनी एफिनिटी है उसे आप मेजर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे कि समझना, नॉर्मल सी बात है, एटम न्यूट्रल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को देखा, न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा अपनी वैलेंस शेल के अंदर, तो वो एफिनिटी हो गई, लगाव हो गया। अब यहां पे समझना, यहां पर दो तरीके से EA एनर्जी को डिफाइन करते हो। एक आप डिफाइन करते हो EA के टर्म में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में, दूसरा आप डिफाइन करते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में। जैसे कि समझना, जैसे कि आपके पास कोई एटम है, X है, ठीक है, X गैसियस है, आपने उसे इलेक्ट्रॉन दिया और X नेगेटिव गैसियस बनाया, और यहां पर सपोज जो एनर्जी निकली है वो निकली है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी निकली है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है भाई, कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली है। कोई बोले कि एंथैल्पी चेंज कितना आया है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज, आप बोलोगे कि यहां पर एनर्जी निकल रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक के लिए तो डेल्टा H नेगेटिव होता है, तो यहां पर जो होगी वो होगी -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नॉर्मल सी बात है, EA और डेल्टा H EG इनकी जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक टर्म है,
मेजर करने के लिए कि कितनी एफिनिटी है, कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एफिनिटी। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एफिनिटी का मतलब क्या हुआ है कि जब इस एटम ने एक्स गैसीय एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। एक्सोथर्मिक दिख रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए डेल्टा एच ईजी क्या हो गया, -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना है हमेशा एक्सोथर्मिक हो जरूरी नहीं है, मतलब EA1 क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, ठीक है। EA1 क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपकी पॉजिटिव 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेल्टा एच ईजी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, हमेशा ये एनर्जी रिलीज हो, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे हमेशा एनर्जी रिलीज हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर बात करूं मैं तो नोट डाल के पॉइंट लिखना कि इनर्ट गैसेस के लिए, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए और नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नॉट एक्सोथर्मिक नहीं होती भाई, एनर्जी रिलीज ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब यहां पर इनर्ट गैस की बात कर रहे हो, इनर्ट गैस पहले से स्टेबल है, अब एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नई शेल में ऐड हो रहा है, और नई शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ी सी मुश्किल बात होती है दोस्त, इसलिए यहां पर कोई एनर्जी का चेंज नहीं आता। यहां पर अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है वो नई सब शेल में आता है, और नई सब शेल में आएगा उसे भी ऐड करना मुश्किल है, वहां पर भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। कोई अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है P3, तो अब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो अपनी स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाएगा, तो वो एनर्जी का रिलीज करेगा भाई, समझ रहे हो, क्यों रिलीज करेगा वो, तो इसलिए यहां पर इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो कितना होता है भाई, एक्सोथर्मिक नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक टर्म है, कितना निकला, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हीट चेंज को बता रहा है, एनर्जी चेंज को बता रहा है कि यहां पर एनर्जी का चेंज कितना आया है भाई। ये एक्सोथर्मिक है तो माइनस होता है, तो -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज आया है भाई यहां पर, ठीक है। तो ये इन दोनों टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल्टा एच ईजी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है। तो ये है भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बेसिक। एक और आता है आपके पास, आता है एक सक्सेसिव ईए, एक होता है आपके पास सक्सेसिव ईए, दूसरा जो टॉपिक है सब टॉपिक वो है सक्सेसिव ईए। अब यहां पे समझना है ये सक्सेसिव ईए का क्या लोचा है। ये आपके पास एक्स नेगेटिव गैसियस बन गए, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा। अब सपोज कि इस एक्स नेगेटिव गैसियस को आप क्या करते हो भाई, एक और इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हो, एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हो। क्या ये एक्सेप्ट करेगा दोस्त, क्या ये एक्सेप्ट करेगा? थोड़ा सा सोचो इस बात को कि ये पहले से ही नेगेटिव है भाई सब, ठीक है, ये पहले से ही क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। पहले क्या था, न्यूट्रल था, तो उसने अट्रैक्ट कर लिया भाई, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये पहले से ही क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव के बीच में तो रिपल्शन लग रहा होगा, तो ये इसे एक्सेप्ट तो नहीं करेगा। मतलब अगर आप जबरदस्ती एक्सेप्ट कराओगे, किसी चीज को अगर जबरदस्ती करना पड़ता है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये इसकी खुद इच्छा नहीं है, इसकी खुद इच्छा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती करवाना ही है भाई। अब तो आ ही गया कि भाई एकदम आ गई सर पे कि इसको तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना है भाई, एनर्जी दे दो। तो यहां पर क्या करेगा, जैसे ही आप एनर्जी दोगे तो ये बनाएगा x-2 गैसियस, और यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी आपने दी है इसलिए माइनस करके एनर्जी लिख रहा हूं, यहां पर माइनस करके एनर्जी दिख रहा हूं, मतलब यहां पर ये एनर्जी ऐड हुई है, यहां पर ये एनर्जी ऐड हुई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये जो एनर्जी है EA2, ये एनर्जी जो निकली उसे आपने क्या बोला, EA2, या आप इसे क्या बोल सकते हो, डेल्टा एच Eg2। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है कि यहां पर बेसिकली होता क्या है कि यहां पर ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, किस किस के बीच में, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और इस एक्स के एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण आपकी जो EA2 होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है। ये कभी कभी ये EA1 जो रहती है वो जनरली एक्सोथर्मिक होती है। EA1 मतलब एनर्जी का जो चेंज है वो जनरली एक्सोथर्मिक होता है। यहां पर लिख लेना कि ये क्या है भाई, जनरली एक्सोथर्मिक है। ये क्या होती है, जनरली एक्सोथर्मिक होती है। ये जनरली नेगेटिव होती है,
यहां पर अगर बात करें तो ये ऑलवेज, याद रखना, ये ऑलवेज आपकी एंडोथर्मिक होती है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, किस किस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, कि एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में रिपल्शन लग रहा है, जिसकी वजह से जो आपकी एनर्जी निकल रही थी वो निकलेगी नहीं, आपको देनी पड़ेगी, इसलिए हमेशा एंडोथर्मिक। तो यहां पर एक पॉइंट आएगा भाई आपके काम का कि ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन, किस किस के बीच में, बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, EA2 is always एंडोथर्मिक। EA2 हमेशा एंडोथर्मिक होगी, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है, हमेशा, ऑलवेज, ये ध्यान रखें, ऑलवेज एंडोथर्मिक, ठीक है। ये सक्सेसिव है। अगर आप यहां पर इस X-2 को एक और इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो तो इससे भी ज्यादा एंडोथर्मिक होगी, EA2 से भी ज्यादा एंडोथर्मिक होगी, ठीक है, क्योंकि पहले से ही नेगेटिव, फिर दोबारा एक और नेगेटिव को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ना यार, क्योंकि पहले से ही रिपल्शन बहुत ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन को आएगा तो और रिपल्शन लगेगा, मतलब खुद की इच्छा नहीं है काम करने की, मतलब खुद की इच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और इलेक्ट्रॉन को खुद की इच्छा से नहीं करोगे कोई काम तो बेटा एनर्जी तो देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो ये ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहां से किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां से किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो बेसिक है वहां से किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होगा, यहां पर देखें क्वेश्चन को, जिस तरह से आपके पास ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, O नेगेटिव बना रहा है, इसके लिए जो डेल्टा H है उसकी वैल्यू X गिवन है, O नेगेटिव दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, O-2 बना रहा है, जिसके लिए डेल्टा H की वैल्यू Y है। आपसे पूछा है X और Y क्या होगा, पहला ऑप्शन है -141 एंड -740 किलो जूल, दूसरा है ऑप्शन -141 एंड +740 किलो जूल, थर्ड ऑप्शन है -141 एंड +120 किलो जूल, एंड फोर्थ ऑप्शन है +141 एंड +120 किलो जूल। अब इन ऑप्शन को थोड़ा गौर से देखें, पहला ऑप्शन आपके पास है -141 एंड -740 किलो जूल। जब आप पहले ऑप्शन को गौर से देखेंगे यार तो आपको पता चलेगा कि EA2 तो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, अगर एंडोथर्मिक होता है तो यहां पर जो Y की वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी, ठीक है, Y जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहां तो नेगेटिव आ रहा है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन को थोड़ा सा देखो, फोर्थ ऑप्शन में पहले वाले को +141 दिखा के रखा हुआ है, प्लस अगर 141 दिखा के रखा हुआ है तो पहली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो तो जनरली एक्सोथर्मिक होती है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो यहां तो नेगेटिव आना चाहिए था, तो फोर्थ ऑप्शन पॉजिटिव है पहला 141, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो पहला ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर हमें डिसाइड करना है सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन में। अब थोड़ा सा बात सुनना कि आपका जो EA2 होता है वो तो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, ठीक है, दोनों में एंडोथर्मिक है, पहला वाला एक्सोथर्मिक होता है तो पहला भी एक्सोथर्मिक है। लेकिन अब थोड़ा सा सोचना कि जो EA2 की वैल्यू होगी ना वो EA1 से हमेशा ज्यादा होगी, जो EA2 की वैल्यू होगी वो EA1 से हमेशा ज्यादा होगी, और जो सम आएगा EA का, वो जो सम आएगा EA का वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एंडोथर्मिक नेचर का होना चाहिए। याद रखना है यहां पर जो काम की बात है वो ये है कि EA2 जो होगा, EA2 की जो वैल्यू होगी, ठीक है, EA2 की वैल्यू जो होगी वो EA1 से हमेशा ज्यादा होगी, इस बात का ध्यान रखना। और जो सम होगा EA का, सम ऑफ EA वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, इस बात का ध्यान रखें, सम ऑफ EA ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन को गौर से देखें, सेकंड ऑप्शन है -141 एंड +740 किलो जूल, और थर्ड ऑप्शन को देखना, थर्ड ऑप्शन जो है वो है -141 एंड +120 किलो जूल।
अब यहां पर सम करोगे तो सम ऑफ ये हमेशा एंडोथर्मिक होना चाहिए, लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन का जब आप सम करोगे वो तो क्या आ रहा है भाई, वो तो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है मतलब एक्सोथर्मिक होता है, ये तो ऑप्शन फिर गलत हो गया ना आपका थर्ड ऑप्शन। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, कौन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। पहला ऑप्शन है IP1, दूसरा EA2, तीसरा EA1 प्लस EA2 एंड फोर्थ ओल्ड। IP1 नॉर्मल सी बात है, आप एनर्जी देते हो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, IP1 हमेशा एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है EA2। EA2 अभी आपने देखा कि EA2 ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑलवेज एंडोथर्मिक, तो EA2 भी ऑप्शन सही है भाई। EA1 प्लस EA2, EA का सम भी हमेशा एंडोथर्मिक, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक नेचर का पूछा था, एंडोथर्मिक में आपका फोर्थ जो ऑल ऑप्शन है, ऑल दी अबव, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, विच इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, विच इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। पहला ऑप्शन है EA1। EA1 हमेशा एक्सोथर्मिक हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन ने जब इनर्ट गैस की बात करी वहां पर तो EA0 था, एंडोथर्मिक आ रहा था भाई। ठीक है, मतलब वहां तो एनर्जी चेंज जीरो था, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकल ही नहीं रही थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी, कि हाँ हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तीसरा लैटिस एनर्जी, कि हाँ लैटिस एनर्जी भी हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। इनका अगर पता नहीं है हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी तो टेंशन नहीं लेना है, आगे आने वाला है केमिकल बॉन्डिंग में। तो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑल ऑफ दी अबव आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो हमेशा EA1 जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक नेचर हो ये जरूरी बात नहीं है दोस्त। ठीक है, तो आपका जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, आपका करेक्ट है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। तो इस तरह के सवाल आएंगे भाई इस बेसिक पर, तो बड़े आराम से अब आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे EA को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग EA, फैक्टर्स अफेक्टिंग EA। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो EA को अफेक्ट करेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आ रहा है भाई क्या, साइज का फैक्टर। ठीक है, साइज का फैक्टर है, नॉर्मल सी बात है, बड़े आराम से समझना इस चीज को। एक मेरे पास ये एटम है, दूसरा मेरे पास ये एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, इसे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा होगा, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस, इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा। मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा, कहां इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज्यादा होगी। कि सर हमने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि जो आप दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर यहां पर डिस्टेंस कम है यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर ज्यादा है और यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, तो मेरे दोस्त मुझे बताओ कि साइज अगर ज्यादा है तो कौन आसानी से साइज का अगर फैक्टर की बात करें, अगर साइज कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, अगर साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। क्योंकि साइज और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। साइज ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, साइज कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो यहां पर अपन ऐसा लिख सकते हैं इस बेसिस पर कि जो साइज है भाई वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। क्योंकि अगर साइज ज्यादा होगी,
अगर साइज ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो साइज और ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल, साइज ज्यादा ये कम और साइज कम ये ज्यादा। ये पहला फैक्टर। दूसरे फैक्टर पर मूव करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या बोलता है भाई, दूसरा फैक्टर है आपका अपना दोस्त जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को बताता है। अगर किसी एटम का जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच बहुत मजबूती से रहा है। अगर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, हमें नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना है, और जेड इफेक्टिव भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आपका ये ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है हमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना है, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही ज्यादा एक्सेप्ट हो जाएगा आसानी से तो आपकी जो एनर्जी है वो ज्यादा निकलने वाली है, और एनर्जी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, क्योंकि एनर्जी के टर्म में आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन कर रहे हो दोस्त। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो जेड इफेक्टिव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये के। अगर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा है आपका ये ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव कम है आपका ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड फैक्टर है आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे ही आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट रिपल्शन की बात करता है। जैसे जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन की बात करता है वैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट रिपल्शन की बात करता है। अगर नॉर्मल सी बात है तुम्हें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना है, यहां पर हो रही है रिपल्शन की बात, ये रिपल्शन को डिनोट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है मतलब रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, पहले से रिपल्शन ज्यादा है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए वैलेंस शेल के अंदर। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और ये एक दूसरे के क्या चलने वाले हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलने वाले हैं, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है मतलब रिपल्शन ज्यादा है, और रिपल्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना मुश्किल है, मतलब एनर्जी जो निकलने वाली है वो बहुत कम निकलने वाली है, नहीं निकलने वाली। तो यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट और ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। अगर ये ज्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज्यादा। ठीक है, ये आपका पास थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर पर मूव करते हैं। फोर्थ फैक्टर इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या है आपके पास, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मुझे एक बात बताओ कि कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्यों करती है? सिंपल सी बात है कि सर स्टेबल होने के लिए। अगर कोई पहले से ही स्टेबल है दोस्त तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों करेगा, अपनी मर्जी से करेगा क्या, कि अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहा, मतलब तुम जबरदस्ती करवाओगे, और जबरदस्ती करवाओगे तो एनर्जी निकलेगी थोड़ी, तुम दोगे भाई उन एनर्जी को। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आपकी जो ये है वो क्या होगी, कम होगी। याद रखना है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। अगर आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव कम होगा। इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव क्यों है, नॉर्मल सी बात है कि आपको कुछ फायदा होना चाहिए। लगाव का मतलब होता है फायदा। ठीक है, जहां लगाव आएगा, जहां एफिनिटी आएगी वहां क्या आएगा, फायदा होगा, किसी चीज का फायदा होगा। कि इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव क्यों है एटम का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर वो स्टेबल बनना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो एफिनिटी है वो किससे साथ है, ठीक है, कुछ लोगों के साथ होगी, कुछ सब्जेक्ट के साथ होगी। ठीक है, मुझसे अच्छा जानते हो तुम लोगों तो। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल सी बात है कि जहां पर लगाव है वहां पर कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगाव है, क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट करेगा वो स्टेबल बन जाएगा। तो यहां पर अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही है, वो इलेक्ट्रॉन के प्रति इतना ज्यादा लगाव नहीं होने वाला है, वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होने वाली। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलने वाली है। अगर मैं यहां पर पीरियोडिसिटी की बात करूं कि यहां पर पीरियोडिसिटी किस तरह से चलिए, पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में मूव करता हूं लेफ्ट टू राइट, अलोंग द पीरियड मूव कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आपका ये क्या होगा, वह बढ़ रहा होगा। और वहीं अगर मैं टॉप टू बॉटम इन ग्रुप मूव करता हूं तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करने पर नंबर ऑफ शेल्स कंटिन्यूअसली क्या हो रही होंगी, नंबर ऑफ शेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं तो साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, साइज बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि मिनिमम ये
पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। मिनिमम ये किसका होता है? मिनिमम ये होता है इनर्ट गैस का। क्यों होता है इनर्ट गैस का? क्योंकि पहले से ही बहुत ज्यादा स्टेबल, क्यों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे भाई? तो मिनिमम ये इनर्ट गैस का मतलब इनर्ट गैस को तुम जबरदस्ती एनर्जी देते हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है भाई, ठीक है, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, तुम जबरदस्ती उन्हें एनर्जी दे रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो मिनिमम ये इनर्ट गैसेस की होती है। और अगर मैक्सिमम ये की बात कर दूं, मैक्सिमम ये होती है भाई हैलोजन्स की, हैलोजन्स ग्रुप 17 हैलोजन्स की मैक्सिमम ये होती है। क्यों होती है भाई? थोड़ा सा सोचें कि ये पीरियड में बिल्कुल एंड पे होते हैं, पीरियड में बिल्कुल एंड पे होते हैं, तो इनका जो Z इफेक्टिव होता है, इनका जो Z इफेक्टिव होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, पहली बात तो। दूसरा, लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करने पर साइज कंटिन्यूअसली कम होती है, तो इनकी साइज बहुत छोटी होती है, साइज मिनिमम होती है पीरियड में। और तीसरा जो मेन रीजन है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनका जो EA1 होता है वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है दोस्त, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन, और इनर्ट गैस बहुत कम रिएक्टिव, समझ रहे हो? मतलब बहुत अनस्टेबल से बहुत स्टेबल की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर एनर्जी जो रिलीज होती है वो देखने लायक होती है, कभी देखना भाई इस बात को। ये थर्ड और मेन रीजन जो कहा जाता है वो ये है, बाय accepting one electron they attain novel gas configuration पा लेते हैं, नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये मेन रीजन है, ये मेन रीजन है भाई। कोई पूछे कि हैलोजन का मैक्सिमम ये क्यों होता है, ये है रीजन कि एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं। ये तो फर्जी रीजन है, ठीक है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी रीजन है, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब अगर बात करें EA1 होती है, EA1 बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है हैलोजन की। अगर EA2 ऑफ हैलोजन की अगर बात करें ना, EA2 ऑफ हैलोजन जो होती है, EA2 ऑफ हैलोजन मतलब इनर्ट गैस का EA1, इनर्ट गैस का EA1 इज EA2 ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो EA2 ऑफ हैलोजन कितनी होती है भाई? 0 होती है, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते, वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, डेल्टा H बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है इसका, डेल्टा H बहुत ज्यादा पॉजिटिव, EA2 0 है, EA2 0 है, डेल्टा H बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कोई अगर बात करे थोड़ी सी कि NS1 और NP1 इन दोनों में EA किसकी ज्यादा होगी? EA किसकी ज्यादा होगी? EA उसकी ज्यादा होती है क्योंकि जब वो कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो तो स्टेबल बनना चाहिए, उसकी ये ज्यादा होगी, वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाता है। अनस्टेबल है एनर्जी बहुत ज्यादा, स्टेबल है एनर्जी कम है। जब ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां पर NS1 और NP1 की बात करें तो यहां पर जो NS1 है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी NP1 से ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा दोस्त तो ये बनाएगा NS2, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ये बनाएगा NP2। इन दोनों में स्टेबिलिटी की अगर कोई बात करे तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। अगर ये अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा होगा तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो भी ज्यादा हो रही होगी। नॉर्मल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अगर कोई स्टेबल बन रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और स्टेबल पहले से ही है फिर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा रहे हो तो वो तो एनर्जी रिलीज करने वाला ही नहीं है भाई, ठीक है। उसे तुम एनर्जी दोगे जबरदस्ती, उसकी इच्छा थोड़ी है करने की, तुम उसे जबरदस्ती करवा रहे हो, और जबरदस्ती करवाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है। जैसे कोई बच्चा होता है ना जिसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं कि बढ़ भाई JEE नीट क्लियर करना है तेरे को, तो जबरदस्ती उसे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जब मन में होता है ना कि भाई JEE नीट जाना है, मतलब बेस्ट मेडिकल कॉलेज, बेस्ट इंजीनियर कॉलेज में जाना है भाई, IIT में जाना है, एम्स में जाना है, BHU में जाना है, तो उनका फील ही अलग होता है, समझ रहे हो। तो यहां पर यही चीज है, जबरदस्ती कोई चीज होगी तो फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें, अपने आप जो स्पॉन्टेनियस आता है उसका तो मजा ही कुछ और है, ठीक है। तो अपने आप आना चाहिए, अंदर से निकलना चाहिए कि इस बार तो भाई 4 बार हो गए अब तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अब तो फोड़ देंगे बहुत बुरी तरीके से JEE मेंस को, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। ये कुछ बात हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, समझ आ रहा है भाई क्या लोचा है इसका?
फैक्टर्स क्या होते हैं, periodicity क्या है, हैलोजन की मैक्सिमम क्यों है, EA2 क्यों 0 है, NP1 और NS1 और NP1 में क्या रिलेशन है भाई ये का, ये सारी चीज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो आज अपन ने कई सारी बेसिक सीख लिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, लेकिन कुछ अच्छा पार्ट अभी इसका बाकी है। एप्लीकेशन अपन पढ़ने वाले हैं, कई सारे ढेरों क्वेश्चन अपन इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।